नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार। जी हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार। राहुल गांधी ने शहडोल में एक बार फिर जातिगत जनगणना और ओबीसी एजेंडे को दोहराया, जिसे बीजेपी सिर्फ चुनावी छलावा करार दे रही है। ओबीसी बाहुल्य मध्य प्रदेश में क्या कास्ट कार्ड कमाल दिखा पाएगा और बीजेपी के हिंदुत्व की कार्ड बनेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। ओबीसी युवा है कितने, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई, बताना नहीं चाह रहे हैं। जाति जनगणना की बात नहीं कर सकते, रिमोट कंट्रोल कहीं और है। शहडोल के ब्योहारी में राहुल गांधी फिर से ओबीसी और जातिगत जनगणना के एजेंडे को दोहराते नजर आए, जिसे वो सभी चुनावी राज्यों में जोर शोर से उठा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी के हिंदुत्व और महिला आरक्षण समेत तमाम मुद्दों की कास्ट अटैक के जरिए निकालना चाहती है, जिसके लिए सबसे बड़ा मंच मध्य प्रदेश बन गया है। हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश के जरिए कांग्रेस सभी राज्यों में ये नैरेटिव सेट कर रही है कि वो ओबीसी और आदिवासी वर्ग के विकास के लिए झंडा बुलंद कर रही है और बीजेपी सिर्फ उसका हक मार रही है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का संसद कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। यकीनन 5 चुनावी राज्यों से एजेंडा सेट कर कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरना चाहेगी, जिससे बाकी राज्यों में भी उसे इसका फायदा मिल सके। लेकिन बीजेपी इस कास्ट अटैक को सिर्फ चुनावी छलावा करार दे रही है। बीजेपी ने सियासत का रिवर्स गियर लगाते हुए राजनीतिक इतिहास याद दिलाया और कहा कि कांग्रेस दशकों से सिर्फ बात करती आई है, जबकि मोदी सरकार ने इस पर अमल किया है। देश में जब मंडल आयोग की बात संसद के अंदर आई थी, तो लोकसभा में, पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड विरोध उनके नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। देश में जब काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट 50 के दशक में आई और 80 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट आई, तो उसको लागू न करने का काम कांग्रेस ने किया। जाहिर है कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस की नाकामी बता रही है। लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़े इस मुद्दे पर जातिगत जनगणना का दांव कितना चल पाएगा और चुनाव से पहले ये मुद्दा कितना गरमाएगा, इस पर सभी की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। एमपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के पितृपक्ष में लिस्ट जारी करने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सुविधा के हिसाब से बीजेपी चीजों को मानती है। इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पितृ लापता हैं, उन्हें अपने पितरों पर भरोसा ही नहीं है, हमें अपने पितरों पर भरोसा है। एमपी की सियासत में पितरों की एंट्री। बीजेपी ने पितृपक्ष में घोषित की चौथी लिस्ट। कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट पर कसा तंज। बीजेपी का पितृपक्ष में चौथी सूची जारी करना सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी के श्राद्ध पक्ष में टिकट जारी करने पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा है। पीसी शर्मा ने सीएम शिवराज के बाद में बहुत याद आऊंगा वाले बयान पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि पुरखों को बाद में ही याद किया जाता है। शर्मा ने कहा कि बीजेपी अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को मानती है। पीसी शर्मा ने बम्पर जीत का भी दावा किया। अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें मानते हैं। जब इनको लगता है कि भगवान राम की बात करना चाहिए तो उनकी करते हैं, बाकी भूल जाते हैं उनको। फिर कहने लगते हैं कि जो राम को लाए उनको लाएंगे। अब राम को कोई लाएगा क्या? सारी दुनिया को राम लाए हैं। तो ये
अपने समय के हिसाब से उनके पूरे मापदंड चेंज हो जाते हैं। वहीं श्राद्ध पक्ष में उम्मीदवारों की सूची पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के पितृ लापता हैं और उन्हें अपने पितरों पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को अपने पितरों पर भरोसा नहीं ना, हमें अपने पितरों पर भरोसा है, क्योंकि जो पितृ ही देवता होते हैं, पितृ देवो भवा, पितृ देवता होते हैं। जो हमारे माता पिता दादा परदादा परनाना परनानी ये हमारे देवता हैं, यही तो हमारा भला चाहेंगे, यही तो हमारी पैरवी करते हैं देवों के द्वार पर। हमें अपने पितरों पर भरोसा, जिनके पितृ ही लापता है उनको क्या भरोसा होगा, वो अपने पितृ ढूंढे, हमारे पितरों को भरोसा है। पितृपक्ष अपने पुरखों को याद करने और उनका आशीर्वाद लेने का होता है, लेकिन जब चुनाव की हांडी चढ़ी हो तो हर मुद्दे पर सियासत होना लाजमी है। तो लीजिए जनाब, चुनावी संग्राम में पितरों की आमद भी हो गई। आगे ये चुनाव और क्या क्या रंग दिखाएगा, इसमें सभी की दिलचस्पी रहेगी। दीपक द्विवेदी, बंसल न्यूज, भोपाल। 2023 का चुनाव कई मायनों में खास होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने दूसरी सूची में कुछ दिग्गजों को उतार दिया है, तो कांग्रेस के सुरमा भी उनसे लोहा लेने के लिए तैयार है। कैसी है दिग्गजों से दो दो हाथ करने वाले संभावित नेताओं की तैयारी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिग्गजों के खिलाफ ताल ठोकेंगे सूरमा। जी हां, बीजेपी के हैवीवेट दिग्गजों के खिलाफ कांग्रेस के रणबांकुरे जंग के लिए तैयार हैं। रणबांकुरों ने कस ली है कमर, लाव लश्कर के साथ वो चुनावी महाभारत पे उतरने वाले हैं। नरेंद्र के खिलाफ रविंद्र। मुरैना की दिमनी सीट से बीजेपी ने देश के टॉप लीडर्स में शुमार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया है। दिमनी से फिलहाल कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर विधायक हैं। 2013 और 2018 में यहां कांग्रेस का कब्जा रहा। उपचुनाव में भी कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। विधायक रविंद्र सिंह तोमर नरेंद्र सिंह को अपने लिए चुनौती नहीं मानते। चुनौती अब कतई नहीं है। 13 जैसा संघर्ष, जो 13 में संघर्ष हुआ था, वो चुनाव से मंगल सिंह जी चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के। चुनाव तो नरेंद्र सिंह जी से हुआ था, वो तो चुनौती बिल्कुल नहीं है। मैं तो 1000% आश्वस्त हूँ। दिमनी क्षेत्र की जनता से जितना जुड़ाव हमारा है दिली, उतना केंद्रीय मंत्री जी का नहीं है। अगर उनका होता तो यहाँ बहुत कुछ विकास दिखता। कैलाश के सामने संजय। दिमनी की तरह इंदौर एक विधानसभा सीट भी देश की चर्चित सीटों में शुमार हो गई है। यहां से बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उम्मीदवार बनाया है। कैलाश को टक्कर देने के लिए कांग्रेस विधायक और संभावित प्रत्याशी संजय शुक्ला पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं। संजय का कहना है कि इंदौर एक से बीजेपी ने बाहरी को उतारा और ऐसे में जनता बेटे का साथ देगी। मैं नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता को क्यों उतारना पड़ता। विकास नहीं किया तो क्यों आए इतने बड़े नेता। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता विधानसभा एक में, उनको क्यों नहीं उतारा आपने। और यही सबूत है मेरे लिए, तो सबसे बड़ी सबूत भारतीय जनता पार्टी ने पेश कर दिया है कि मैं विधानसभा एक के चुनाव में काम करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता उतारना पड़ा तो मैंने विकास किया। फग्गन बनाम अशोक। मंडला जिले की निवास विधानसभा सीट भी केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह की उम्मीदवारी की वजह से हाई प्रोफाइल हो गई है। यहां से कांग्रेस के अशोक मरसकोले विधायक हैं। अशोक फग्गन सिंह से दो दो हाथ करने को तैयार हैं। अशोक मरसकोले ने 2018 में फग्गन सिंह के भाई राम प्यारे कुलस्ते को करीब 29,000 वोटों से मात दी थी। मरसकोले अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। राकेश को टक्कर देंगे तरुण। मैं क्षेत्र में लगातार जुड़ा हुआ हूँ। कुलस्ते जी बड़े नेता माने जाते हैं। पिछली बार मैंने उन्हीं के छोटे भाई को हराया है, वो भी 29,000 की लीड से, जिसमें कुलस्ते जी पूरे टाइम क्षेत्र में बंधे थे, मतलब चुनाव वही लड़ रहे थे। क्या फ़र्क पड़ता है, इस बार कुलस्ते जी बिल्कुल सीधे हैं। तो निश्चित रूप से वो बड़े नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे तो उनको प्रश्नों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। हम लोग बने हुए हैं और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि हम बहुत अच्छा फाइट देकर उनसे जीत दर्ज करेंगे।
जबलपुर पश्चिम सीट से बीजेपी के लोकसभा में चीफ व्हिप सांसद राकेश सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। जबलपुर पश्चिम से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तरुण भनोट सीधी टक्कर को तैयार हैं। तरुण भनोट को भरोसा है कि जनता उनका साथ देगी। और जो 10 साल मैंने किया वो जनता के सामने है, तो ये इसका फैसला तो अब मेरे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता करेगी। और सामने कौन चुनाव लड़ रहा है वो अपनी बात कहेंगे, उनने जो किया होगा वो कहेंगे, उनका जैसा आचार विचार रहा होगा, जैसा संपर्क रहा होगा वो अपने बारे में बताएंगे। तो ये कहना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चुनौती वो चुनौती ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव का मतलब होता है चुनना, जनता मुझे विश्वास उसको चुनेगी जो उसकी कसौटी पे खरा उतरेगा। तो सामने कौन लड़ रहा है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। मध्य प्रदेश की महाभारत में कांग्रेस के रणबांकुरे बीजेपी के धुरंधरों को कड़ी टक्कर देने को तैयार हैं। क्या कांग्रेस के सूरमा बीजेपी के दिग्गजों का विजय रथ रोकने में कामयाब होंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में परंपरागत सीटें जो है वो अहम भूमिका निभाती आई हैं। ये सीटें वो मजबूत किला होती हैं जिनके बूते पार्टियां सत्ता के शिखर तक पहुंचती है। और ऐसी ही कुछ सीट मालवा निमाड़ से भी आती हैं जिन पर दशकों से बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस इस किले में सेंध लगा पाएगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से जीत दोहराएगी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की सियासत में मालवा निमाड़ वो इलाका है जो दशकों से सत्ता की सीढ़ी साबित होता आया है। मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर जो भी काबिज हुआ उसे सत्ता पर काबिज होने से कोई नहीं रोक पाया। 2018 चुनाव में इस इलाके ने कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन फिर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर 2 से 3 दशकों से बीजेपी ही काबिज है। इंदौर की विधानसभा 3, 4 और 5 90 के दशक से बीजेपी का कब्जा। महू से बीजेपी लगातार दर्ज कर रही जीत। धार सीट पर 2 दशक से कब्जा। खंडवा और हरसूद में 3 दशक, तो पंधाना में भी बीजेपी का दबदबा। 4 बार से बीजेपी जीत रही नीमच सीट, मंदसौर सीट पर भी बीजेपी है काबिज। उज्जैन की दक्षिण और उत्तर सीट मजबूत किला। जावद सीट भी लगातार जीत रहे बीजेपी नेता। बागली और खातेगांव सीट पर 2 दशक से कब्जा। देवास शहर सीट पर 33 सालों से बीजेपी का दबदबा। रतलाम शहर और ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने दर्ज की जीत। जावरा, महिदपुर सीट पर भी जीत दर्ज कर रही बीजेपी। ये सभी सीटें उन 66 सीटों में शुमार है जिन पर कांग्रेस के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने दौरा किया था। यानी साफ है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाना चाहती है, लेकिन बीजेपी का दावा भी कमजोर नहीं है। इन्हें अपनी जो गढ़ बचाने के लिए बड़ी कवायद करना पड़ेगी। उस जब भी तो उन्होंने देखा कई जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें हुआ करती, वहाँ उन्होंने केंद्रीय मंत्री तक को चुनाव पर लगा दिया, आधा दर्जन सांसद को चुनाव पर लगा दिया, राष्ट्रीय स्तर के नेता को चुनाव पर लगा दिया। तो कुल मिला के इनके गढ़ अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि काफ़ी जनता में इनको लेकर काफ़ी असंतोष है। इनके भ्रष्टाचार की पोल सब खुल चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी ये सीटें नहीं बचा पाएगी। मालवा निमाड़ निर्णायक भूमिका मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने में निभाएगा। सुपड़ा साफ होगा। जितने कद्दावर नेता जो मालवा निमाड़ में लड़ रहे हैं आप देखिए, सब किसी बुरी तरीके से हारेंगे। मालवा निमाड़ इतिहास रचेगा और निर्णायक भूमिका बनेगा, ये आप नोट कर लें। और जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े जो मंत्री रह चुके हैं, उनकी आप स्थिति देखना, सब पराजित होगी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ मालवा निमाड़ से होगा। मालवा निमाड़ की इन सीटों पर 2 या 3 दशक से बीजेपी ही काबिज है और कांग्रेस जीत का स्वाद चखने के लिए तरस चुकी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस किले में सेंध लगा पाएगी या बीजेपी फिर से जीत दोहराएगी। अविनाश रावत, बंसल न्यूज। ये बड़ी खबर आ रही है, आज तय होंगे पहले चरण की 20 सीटों पर नाम। रात 10 बजे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक है। राजीव भवन में रात 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। अजय माकन, नेता डिसूजा और एल हनुमंथा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय नाम सीईसी को भेजे जाएंगे और दिल्ली में 12 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस के कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये खबर आ रही है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी का बयान सामने आया है।
विधायकों के टिकट कटने की अटकलों पर शैलजा ने कहा कि हर चुनाव में कुछ न कुछ फेरबदल होता है। देखो, कुछ तो फेरबदल होते हैं, कुछ तो होते हैं, वो स्वाभाविक है। हमेशा हर चुनाव में कुछ ना कुछ फेरबदल होता है। किन कारणों से होता है वो अलग अलग कारण होते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी ने दिग्गजों की फौज को मैदान में उतार दिया, जिससे संगठन से लेकर तो सांसद तक के नेता शामिल हैं। लेकिन अब यह सवाल भी उठ रहा है कि दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं तो फिर जिताएगा कौन? प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व सीएम रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, केदार कश्यप और ओपी चौधरी, ये सभी नाम बीजेपी की दूसरी लिस्ट में शामिल है, जो बीजेपी ने सोमवार को जारी की। मैनेजमेंट और संगठन को मजबूती देने में माहिर ये चेहरे अब चुनावी मैदान में ताल ठोकने उतरेंगे, जिस पर कांग्रेस ये कहते हुए तंज कस रही है कि अब चुनाव जिताएगा कौन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि इस चुनाव में उनके विधायकों की संख्या दहाई तक नहीं पहुंचेगी। इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। यही कारण है कि संगठन के सारे प्रभारियों को, जिनको चुनाव लड़ाना है, उनको भी चुनाव लड़वाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता इस सूची को देख के ही जनता पूरी तरीके से नकार देगी। ये सवाल लाजमी है कि संगठन के ये दिग्गज चेहरे अगर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो चुनावी मैनेजमेंट कौन देखेगा, क्योंकि नए चेहरों के साथ खुद को भी जिताने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होगी। वहीं कई दिग्गजों के सीट परिवर्तन के साथ नाराज कार्यकर्ताओं और दावेदारों का बड़ा तबका भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि कई पुराने चेहरों को बीते चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि बीजेपी इसे कोई चैलेंज नहीं मानती। बीजेपी का मानना है कि सभी चेहरे मिलकर फिर छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाएंगे। जब संगठन के लोग जिन्होंने पूरी पार्टी को संगठित किया है और वो स्वयं मैदान में होंगे तो निश्चित रूप से वो विजय श्री को बहुत आसानी से प्राप्त करेंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जीतने वाले लोगों को, पार्टी के प्रति जिनकी विश्वसनीयता, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी में काम करने वालों की, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। और ऐसे हजारों लोग हैं जो उस योग्य हैं कि किसी भी पद को धारित कर सकते हैं। वो सब लोग पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को विजयश्री बनाएंगे। बीजेपी अपने 85 उम्मीदवार मैदान में उतारकर आगे की रणनीति में जुट चुकी है, तो कांग्रेस में टिकट की स्थिति मंथन स्तर पर ही अटकी है। अब देखना होगा बीजेपी का एक कदम आगे चलना और कांग्रेस का चुनाव के आसपास टिकट जारी करना एक दूसरे के लिए कितनी चुनौती बन पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब खबर एक अलग मिजाज की। जी हां, सियासत की ऐसी अलहदा शख्सियत, मनमौजी अंदाज, जो उन्हें राजनेताओं की कतार में अलग खड़ा करता है। ओहदा मंत्री का है, रुतबा कम नहीं है, लेकिन जब वो अपनों के बीच पहुंचता है तो बिल्कुल अपना सा लगता है। और इस शख्सियत को लोग कवासी लखमा के नाम से जानते हैं। कभी कार पर, कभी दूर ग्रामीण इलाकों में बाइक पर, तो कभी पैदल ही नंगे पांव नदी नालों के पार। अलहदा और जुदा अंदाज वाला ये किरदार आम नहीं बल्कि बेहद खास है, जिनको लोग कवासी लखमा के नाम से जानते हैं। राजनीतिज्ञों के बीच किसी मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह रहने वाला ये शख्स जब अपनों के बीच पहुंचता है तो पद और रुतबे का भेद मिट जाता है और अपनों के बीच बिल्कुल अपना नजर आता है। बस्तर की बेहद खास सीट कोंटा से 5 बार के विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री, लेकिन जब कोई अपना मिलता है तो सुट्टा मारने में भी देर नहीं करते। हर फिक्र को धुएं में उड़ाकर चलने वाले इस राजनीतिज्ञ को उसका अतरंगी अंदाज ही बाकी राजनेताओं से अलग खड़ा करता है। बस्तर को समझने वाले और कवासी लखमा को करीब से जानने वाले मानते हैं कि लखमा ही आदिवासियों के नेतृत्व का आदर्श मॉडल है
और आदिवासियों के बीच कैसे लोकप्रियता हासिल करनी है, ये वो बखूबी जानते हैं। एक दौर में वो सरपंच हुआ करते थे और उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे और जो बस्तर के जो आदिवासी नेता हैं अरविंद नेताम, उनकी खोज जो है वो कवासी लखमा को माना जाता है। वो पढ़े लिखे भले नहीं हों, लेकिन उनमें जो राजनीतिक जागरूकता, जो उनकी व्यवहार कुशलता और उनमें जो सेंस है, वो किसी सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा है। कोंडा जैसी धुर नक्सल प्रभावित और अति पिछड़ी सीट से लगातार 5 बार विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतना लखमा के ही बस की बात है। एक ओर विकास को लेकर मतदाताओं की आस और दूसरी तरफ हथियारबंद माओवादियों की चुनौती। दोनों के बीच हर बार बेहतर विकल्प तलाश लेने का मादा लखमा में ही दिखाई देता है। अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को लखमा की खोज का श्रेय जाता है, जबकि बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने लखमा को राजनीति का ककहरा पढ़ाकर इस तरह से चमकाया कि आज वो इस बुलंदी पर रोशन है। कवासी नेता है ना, हमारे बस्तर के आदिवासियों का सही प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं आदिवासी भोले वाले सीधे सरल होते हैं, ये उसका एक समझो मॉडल है। अपने इलाकों में वो पैदल भी चले जाते हैं, मोटरसाइकिल में भी बैठ के सवार हो जाते हैं, कोई झिझक नहीं। वो कवासी चला है उनके लिए, उनको कोई मंत्री से मतलब नहीं। अभी जगरगुंडा के प्रवास में आपने देखा होगा कि सरलता से एक आदमी पहुंच गया मंच में, तुम मेरा 3000 रुपया उधारी लिए दो, और उन्होंने भी उतनी सहजता से उसको न केवल 3000 रुपये लौटाया बल्कि और 500 रुपये ले ब्याज का दे। कवासी लखमा जड़ों से जुड़े नेता हैं। वो सार्वजनिक मंचों से स्वीकारने में भी गुरेज नहीं करते कि एक वक्त वो मवेशी चराना चाहते थे और मवेशियों के कारोबार से उठकर ही राजनीति के मैदान में पहुंचे हैं। उनके व्यवहार और संबंधों को निभाने की काबिलियत उनके अशिक्षित होने पर पर्दा डाल देती है। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।